सारे पावर्स जो आपको मिलने वाले हैं उसके प्रति पैशनलेस एटीट्यूड रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, मिल जाए तो साइड रख देंगे, तब सेक्शन 3 और 4 खुलता है और तब जाकर के आपको एक आइसोलेटेड यूनिटी मिलती है जो आकाश की है, जो स्पेस की है। आइसोलेटेड यूनिटी पूरे ब्रह्मांड में भी है लेकिन फिर भी अकेला सिंगल एंटिटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन योगा चैलेंज 2023 में। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं वैभव का एक क्वेश्चन पिकअप करना चाहता हूँ। वैभव का पूछना है कि क्या अगर किसी आदमी को, जैसे वैभव को खुद को फिल्म मेकिंग में बहुत गहरा इंटरेस्ट है, तो अपना पैशन फॉलो करना चाहिए कि नहीं फॉलो करना चाहिए? क्योंकि जेन योगा में लिखा गया है कि जब डॉक्टर पीजे सहर, मतलब मेरे स्पिरिचुअल टीचर, जब अपने स्पिरिचुअल टीचर फ़कीर उल फुकरा से मिले थे तो उनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, अपने स्पिरिचुअल टीचर को मिल करके अपने स्पिरिचुअल पाथ को ट्रेड करने के लिए, चलने के लिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उस दिन मुझे ये फीलिंग आई कि मैं किसी और काम के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, ना ही तो फिल्में बनाने के लिए, ना ही तो कोई क्रांति करने के लिए, ना ही तो कुछ और करने के लिए, बस इसी काम के लिए। तो बेचारा वो डाउट में है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाए या अपने पैशन को फॉलो करे, जो कि आजकल वैभव को लगता है कि उसका पैशन है फिल्म्स स्टडी करना और फिल्म बनाना फ्यूचर में। हम लोग अपने करियर को फॉलो करते हैं अपनी वासनास के थ्रू। हम अपने पैशन को पाते हैं अपने पिछले जन्मों के लेफ़्ट ओवर मेमोरी से। अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, तो इस जन्म में उठ करके मुझे टीचर बनने का मन करेगा। पिछले कई जन्मों में हम जो कुछ भी करते हैं वही करते रहने का इस बॉडी और इस मॉलिक्यूलर बॉडी, मतलब हमारे माइंड को आसान लगता है। और जब हम उस पैशन को पाते हैं तो हमको लगता है यस, इट इज़ ईजी फॉर मी एंड इट्स अ काइंड ऑफ फ्लो। ऐसे ही लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, फिल्म स्टार्स बनते हैं, दे बिकम वेल नोन इन देयर फील्ड। और हम में से ज़्यादातर लोग वही बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी वेल नोन, वी वॉन्ट टू बी रिच, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो हम हैं, हमारी रियलिटी, हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट, वो तो है। और जो हम बनने की कोशिश करते हैं वो हम ऐसी कोई चीज़ करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं हैं। एक किशोर कुमार या एक पंडित भीमसेन जोशी ये जब गाना गाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं और गाना ही रह जाता है, और इसकी वजह से लोग उनको जानते हैं। हमने अभी रिसेंटली बात की थी मीराबाई और तानसेन के बीच में डिफरेंस। दोनों में कोई गलत नहीं था, लेकिन दोनों में से एक ज़्यादा वल्नरेबल था। तानसेन ज़्यादा वल्नरेबल था क्योंकि अगर उसको राजा साहब की नौकरी नहीं मिलती तो वो गाना शायद गाता, लेकिन पता नहीं, ही चोज़ टू बी एन एम्प्लॉई ऑफ अकबर एंड सिंह। और अगर अकबर उसको निकाल देते देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वो दुखी हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता। जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत से फेमस लोग, अभी मैं रिसेंटली किसी ने मुझे वीडियो शेयर किया था राजेश खन्ना जी का, कि जब उनके बेस्ट डेज़ ख़त्म हो गए, जब वो सुपर हिट हीरो नहीं रह गए, उसके बाद वो बड़े दुखी रहते थे, अपने दोस्तों को बुलाते थे। पहले ढेर सारे दोस्त आया करते थे, उसके बाद फिर बहुत कम लोग आते थे। और ये हर इंसान की यही कहानी है। हमारे भी फैमिलीज़ में, हर किसी के फैमिलीज़ में, आज मैं हूँ, आज मैं 40 साल का हूँ, मेरा पूरा परिवार मैं पाल रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, और सब के सब मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। वो सभी लोग जो मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आज मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, वो सब बड़े हो जाएंगे, आप लोग सब बड़े हो जाएंगे, आप सब अपने अपने काम में चले जाएंगे। और अगर मैं उस चीज़ पे डिपेंडेंट रहता हूँ, आपसे मिलने वाला इंपॉर्टेंस, प्यार, तो फिर मैं दुखी हो जाऊँगा। यही है वल्नरेबिलिटी। तो जब डॉक्टर सहर कहते हैं कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ ताकि मैं स्पिरिचुअल टीचर के साथ रह सकूँ, सीख सकूँ, ना कि फिल्में बनाने के लिए, ही डिस्कवर्ड दिस। फिल्में बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है, इट्स एक्सेलेंट थिंग। और अगर आप उस पैशन को फॉलो कर पाते हैं और आप सक्सेसफुल बन पाते हैं तो इट्स अ ग्रेट थिंग। बट बैकग्राउंड में आपके ये चलते रहना चाहिए कि ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरी किस्मत है। ये जैसे मेरे कपड़े होते हैं, सबसे अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन करके आप बहुत स्मार्ट दिखाई देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस कपड़े को उतार कर रखना होगा
नाइट सूट पहन करके सोना होगा। ऐसे ही आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आइडेंटिटी है, उसके साथ मिलेगी ढेर सारी रिस्पेक्ट। और अगर उस रिस्पेक्ट के लिए आप उस काम को कर रहे हैं तो यू आर वल्नरेबल। काम करते जाइए, बिकम फेमस, बट डोंट गेट एडिक्टेड टू दैट फेम, बिकॉज वो फेम टेम्परेरी है। और एक चीज़ और, जितना आप उससे इंडिपेंडेंट होंगे उतना ही आप आसानी से ट्रांजिशन कर पाएंगे। आज आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं या फिल्म मेकर हैं और एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है नहीं मुझे तो राइटर बनना है, तो आप राइटर बन पाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 1-2 किताब लिखी या एक किताब लिखी, उसके बाद आपको लगा नहीं यार राइटिंग मेरे लिए नहीं है, यू वांट टू लर्न मेडिटेशन, तो आप मेडिटेशन सीख पाएंगे। आप पास्ट को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आप उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाइड नहीं महसूस कर रहे हैं। यू आर नॉट दिस बॉडी, द वर्क दैट इज डन बाय दिस बॉडी। वो तो खाली आपका एक निमित्त है। जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप ऑटो में बैठते हैं, साइकिल में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बॉडी एक व्हीकल है और आपका काम भी एक व्हीकल है, अपने वासनाओं को समझने के लिए और अपने आप को फ्री करने के लिए। और अभी मैं बहुत जल्दी गीता के ऊपर शुरू करूंगा जब कमेंट्रीज, आप देखेंगे कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने स्टेप बाय स्टेप यही कराया है। अर्जुन का बड़ा मोह था अपने गांडी और अपने स्किल के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, पैशन के ऊपर। यहाँ तक कि मरते समय कहते हैं जब वो जा रहे थे स्वर्ग तो अपना गांडीव लेके जा रहे थे स्वर्ग में, फिर वहाँ अंदर घुस नहीं पाए, बोलते हैं गांडी फांडी फेंको, ऊपर नहीं जा सकते तुम। और एक एक स्टेप में कृष्ण ने उनको ये समझाया कि ठीक है तुम लड़ाई करो, अच्छे से लड़ाई करो, तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है, बट दिस इज नॉट यू। यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट टू बिकम। हम लोगों को कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। वी ऑलरेडी आर व्हाट वी वांट टू बिकम। वी आर द अल्टीमेट। आप जिस फिल्म को बनाना चाहते हैं उससे बड़ी फिल्म ब्रह्मांड में चल रही है, आपके अंदर चल रही है। ढेर सारे कैरेक्टर बन रहे हैं, मर रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं। उसी में से एक कैरेक्टर के बारे में आज बताना चाहता हूं मैं आपको। एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है हिस्ट्री के, उनका नाम है राजा जनक। नाम सुना है? राजा जनक शिष्य थे किसके? अष्टवक्र के। तो उनकी मुलाकात जब हुई थी, वो एक अलग कहानी है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये रमन महर्षि की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोरी है और वो अलग तरीके से समझाते भी, सुनाते भी। जनक अपने घर में बैठे हैं और वहाँ पर फिलॉसफी की बातचीत और ज्ञान की बातचीत पंडित लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ के सुना रहे थे जनक को। और उस जो किताब वो पढ़ रहे थे पंडित जी, उसमें एक जगह जिक्र आया कि एक आदमी था, वो भी ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को बहुत पैशनेटली समझने की कोशिश कर रहा था और वो उसी के बारे में सोच रहा था, ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में। और उसने घोड़े के साइड में दोनों तरफ वो होता है ना जहाँ पैर रखते हैं, तो एक तरफ पैर रखा और चढ़ने के लिए अभी हो ही रहा था, तब तक से वो एनलाइटेंड हो गया। एक पैर घोड़े के ऊपर और एक पैर अभी ज़मीन में उठना चाहता है, उतनी देर में वो एनलाइटेंड हो गया। ये स्टोरी थी उस बुक में, एक स्टोरी थी जो उस पंडित ने इनको सुनाया, जनक को सुनाया। इस बातचीत का मतलब ये था कि जब आपको एनलाइटनमेंट होता है तो खट करके होता है। ज़रूगा में भी ये मेंशन्ड है। 3 चीज़ें थी। एक था स्लो होता है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। जो फास्ट होता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और तीसरा ज़रूगा जो होती है वो होता है इंस्टेंटनेस। जैसे हमारा नींद में से जब जगते हैं दैट इज़ इंस्टेंट, ऐसे ही जब आप फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं दैट इज़ इंस्टेंट। इट्स एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग योर बॉडी एंड बिकमिंग योर सेल्फ इज़ एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस। यही इस कहानी का मतलब था। इस चीज़ को सुनकर के राजा ने उस पंडित को बोला चुप रहो, रुको रुको रुको, अभी आगे मत पढ़ना। और कहा देखो तुम ज्ञानी हो, तुम पंडित हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। अब जब तुमने पढ़ा है उसको मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ऐसा होता है कि एक आदमी एक इंस्टेंट में एनलाइटेंड हो जाता है। प्रूव करके दिखाओ, करो मुझे एनलाइटेंड। उस बेचारे ने हाथ जोड़ लिया, राजा साहब मुझे माफ़ करिए, मैं खाली किताबी कीड़ा हूँ, किताब पढ़ना जानता हूँ लेकिन मैं प्रूव नहीं कर सकता आपको, मैं कोई ज्ञान में नहीं दे सकता। फिर राजा जनक ने कहा देखो एक बात मान लो, तुम कम से कम इतने तो एक्सेप्ट कर लो कि ये किताब जो तुम पढ़ के सुना रहे हो मुझे, ये गलत है या ये एग्जैजरेट करी गई है। कोई भी आदमी इतनी जल्दी नहीं एनलाइटन हो जाता। लेकिन पंडित इससे भी अग्री नहीं कर रहा, बोलते नहीं राजा साहब ये सही लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है सही लिखा है। उस पंडित ने कहा देखिए राजा साहब मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, लेकिन ये जो स्क्रिप्चर्स लिखे जाते हैं, खासतौर से ये स्क्रिप्चर पुराने ज़माने के ऋषियों ने लिखा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है। जनक को इतना गुस्सा आया कि आदमी दोगला है, कुछ भी बोल रहा है, जेल भिजवा दिया उसको, पंडित जी को जेल भेज दी। उसके बाद एक एक करके जो भी अपने आप को कहता था मैं समझदार हूँ, ज्ञानी हूँ, उनको बुलाते थे राजा साहब, उनसे पूछते थे प्रूव करो कि 1 सेकंड में आदमी एनलाइटन हो सकता है, और नहीं प्रूव कर पाया तो
जेल में जाओ। डर के मारे बहुत से भाग गए वहाँ से, भैया इस देश में रह करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या कर लिया, जैसे आजकल वो लोग करते हैं, फॉरेन चले जाते हैं। और उसी में से 2-3 लोग ऐसे भाग रहे थे जंगल में, और वहाँ पर जंगल में उनकी मुलाकात हुई छोटे से बच्चे। वो बच्चा एक साधु था, एक ऋषि था, उसका नाम था अष्टवक्र। सारी कहानी सुनी उन्होंने। उनका ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को हेल्प करूँगा, मैं जाकर राजा से बातचीत करूँगा। वो लोग बड़े खुश हुए, चलो यार कोई तो आया हमारी जान बचाने के लिए। फिर एक पालकी में उसको बिठा करके अष्टवक्र को लेकर गए। राजा ने देखा अरे कोई ऋषि मुनि आए हैं, खड़े होकर नमस्कार किया। अष्टवक्र ने कहा राजा साहब सबसे पहले आप इन सारे पंडितों को छुट्टी कर दीजिए, उनको जेल से निकाल दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। जनक को लगा यार इतनी हिम्मत है, फिर इतना खौफ है कि सारे पंडित भाग रहे हैं, और ये आदमी अगर मुझसे कह रहा है सबको छोड़ो, मैं प्रूव कर दूंगा, तो हो ना हो इस आदमी के अंदर में कुछ न कुछ दम होगा। उसने सबको रिलीज़ कर दिया और उसके बाद बोला क्यों घोड़ा बुलाऊं, क्योंकि उसको वही सीन प्रूव करना था कि एक घोड़े के ऊपर एक पैर रख करके आदमी दूसरा पैर रखेगा, इससे पहले वो एनलाइटन हो जाएगा। प्रूव करेंगे, घोड़ा बुलाऊं? जनक ने कहा। अष्टवक्र ने कहा जल्दबाजी क्यों, थोड़ा आराम से, सबसे पहले हम लोग कहीं अकेले में चलेंगे, एकांत में। तो राजा साहब अपने घोड़े के ऊपर, और ये जो ऋषि थे सेज अष्टवक्र, वो अपनी पालकी में जंगल में चले गए। और जब वो जंगल में पहुंच गए तो ऋषि ने कहा अष्टवक्र ने कि अपनी जो नौकर चाकर है रेटिन्यूज को, उनको वापस भेजो पहले तुम। और उसके बाद उसने कहा देखिए ऋषि मुनि, आप मुझे प्रूव करके दिखाइए, जो चीज़ इस स्क्रिप्चर में लिखा गया मैं ठीक वही करूँगा। मैं अपना एक पैर एक तरफ रखूँगा इस घोड़े की तरफ, और दूसरा पैर नहीं रखूँगा ऊपर जब तक मैं एनलाइटन नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें लिखा है ना एक पैर को इधर रख करके आप दूसरा पैर रखने से पहले एनलाइटन हो जाएंगे, तो मैं वही करूँगा और आप मुझे एनलाइटन करके दिखाइए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही अष्टवक्र ने। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एनलाइटन कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में हो, उसमें एक और चीज़ चाहिए, वो है कि नहीं तुम्हारे अंदर? वो है एक गुरु और शिष्य का रिश्ता। क्या तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? तब उसको लगा हाँ बात तो सही है, अगर किसी से ज्ञान चाहिए तो आप छीन नहीं सकते, आप धमकी देके ज्ञान नहीं ले सकते। तो उसने कहा नहीं मुझसे गलती हुई, अब मैं आपको पूरी इज्जत के साथ अपना गुरु मानता हूँ, अब प्लीज़ मुझे एनलाइटन करिए। उसके बाद कहा ठीक है, अब तुम मेरे अगर शिष्य हो तो अब मैं तुम्हें राजा नहीं बुलाऊंगा, अब तुम हो जनक। जबकि छोटे से बच्चे थे, आप लोग तो 20-20 साल के हैं, वो 8 साल के थे, और राजा साहब 40-50 साल के। बोलते हैं जनक अब तुम मेरे शिष्य। और गुरु और शिष्य के बीच में रिश्ता ये होता है कि जो कुछ भी गुरु कहेगा शिष्य को मानना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला हुक्म ये है, तुम सब कुछ सरेंडर कर दो मुझको, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ मेरा। राजा जनक को बहुत डेस्परेटनेस थी कि मुझे जानना है ट्रूथ। उन्होंने कहा जैसा आप कह रहे हैं सब कुछ आपका। ये सब जब हो गया, सब कुछ जब उनका हो गया, अष्टवक्र भागे जंगल में, गायब हो गए। और राजा साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? उनका एक पैर घोड़े के उधर और दूसरा पैर अभी हवा में। गुरुजी कहेंगे नहीं तब तक मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। गुरुजी ने कहा है जब मैं आऊँ तभी तुम हिलना। सो खड़े हैं। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा टाइम बीता जा रहा है। राजा साहब दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ शहर में, पैलेस में सब परेशान है, कहाँ है राजा साहब? और वो सब जब खोजते खोजते जंगल आए तो देखा राजा साहब बैठे ऐसे, एक टांग हवा में लेकर के, एक टांग नीचे करके। राजा साहब चलिए, वो अपना ट्रांसफिक्स्ड, ना बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी को देख ही नहीं रहे। बोलते मेरा कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ तो गुरु को दे दिया मैंने। सिपाही आए, रिक्वेस्ट करें चलिए ना, खड़े हैं वैसे ही। उनको लगा हो ना हो वही जो लड़का था छोटा सा, उसी ने हमारे राजा साहब के ऊपर कोई चमत्कार, कोई काला जादू कर दिया है, उनको ऐसा स्टैचू बना दिया है। उसको खोजने चले गए वो लोग। और राजा साहब को जंगल में थोड़ी छोड़ देंगे, उनको उसी पोजीशन में पकड़ कर एक पालकी में डाला गया और यहाँ ले आए राजमहल में। तो वो अपना एक ही टांग हवा में उठ और एक टांग नीचे। खोजते खोजते अष्टवक्र मिल गए, सारे सैनिकों को मिल गए। उनका सबसे पहले तुम काम करो, हमारे राजा साहब को काला जादू कर रखा है, उसको हटाओ। और साथ ही साथ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया अष्टवक्र के ऊपर कि आपने इनके ऊपर ऐसा किया है, इसका मतलब आप दोषी हैं। अष्टवक्र ये क्या बकवास है, जनक क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? जनक खड़े हो गए, नहीं गुरुजी आपने तो कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर कोई कास्ट नहीं किया, कोई चमत्कार मतलब कोई काला जादू नहीं किया। उसने कहा तुम्हारे सिपाहियों को समझाओ, मैंने तुम्हारी हालत नहीं की है, तुम्हारी हालत तुमने खुद की है। फिर जनक ने कहा कौन बकवास कर रहा है मेरे गुरुजी के खिलाफ? सब भैया माफ़ी मांगने लगे राजा साहब से। उसके बाद अष्टवक्र ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने टेस्ट रखा था, ये तुम टेस्ट पास कर गए हो, अब तुम अपना काम धाम नॉर्मली करो, मैं तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। और फिर अष्टवक्र वहीं रुके महल में ही। और जब रात हो गई तो उनको अल्टीमेट
ट्रूथ, जो ज्ञान होता है, जो हम लोग यज्ञयोगा में पढ़ाते हैं, वो उनको पढ़ाया। और फिर कहा देखो ये जो ज्ञान होती है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये अनंत काल से ये वही ज्ञान है। तुम्हारे अंदर में आत्मन है और उसी आत्मन को तुम्हें खाली जानना है, और इसके लिए कोई ख़ास टाइम या ख़ास पोजीशन नहीं चाहिए होती है। ये घोड़े के ऊपर हाथ पैर रखो, ऐसा कोई नहीं चाहिए होता है। और फिर उन्होंने लास्ट में वो एक सेंटेंस बोला, तत्त्वम असि, तुम ही वो हो। आपकी कौन सी बुक है? निसर्ग दत्त की आई एम दैट। तो वही चीज़ कहा, तुम आत्मन हो राजन, तुम ही वो सेल्फ हो जो इटर्नल है और जो इनफाइनाइट है। अगली सुबह सब बुलाया गया, नॉर्मल फंक्शन चालू हो गया, राजमहल काम धाम चालू हो गया, राज साहब अपना काम धाम कर रहे हैं। और फिर सुबह अष्टवक्र राजा के सामने आकर कहा, बताइए राज साहब, आपको बात समझ में आ गई कि एक घोड़े के पास खड़े होकर के, एक पैर घोड़े के ऊपर और दूसरा पैर के अंदर में इतनी टाइम में एनलाइटन हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान वाली बात वो समझ में आ गई कि मैं लाकर प्रूव करूँ भी? तो उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा देखिए मुझे माफ़ करिए गुरुजी, ये मेरी बेवकूफ़ी थी, इसकी वजह से मैं ऐसी बकवास कर रहा था। और राजा साहब कहते हैं अब मुझे समझ में आ गया, इसका हर एक अक्षर सच है। और सभी मिनिस्टर्स ने और सभी पंडितों ने अष्टवक्र को धन्यवाद किया। तो इस तरह से आप लोगों को किसी एक टांग पे खड़ा नहीं होना। लेकिन हाँ, यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इन रियलिटी। अष्टवक्र जनक को ही दे पाए, मिनिस्टर्स को नहीं दे पाए। क्यों? बिकॉज ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड, और इतना इंटरेस्टेड कि परेशान हो गए थे। इतना इंटरेस्टेड कि वो गुस्से में आकर लोगों को जेल में डाल रहे थे। मुझे जानना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं या जनुगा पढ़ते हैं या अष्टवक्र गीता पढ़ते हैं या योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, दीज आर वर्ड्स फ्रॉम गॉड्स माउथ, गॉस्पेल से। और हर एक गॉस्पेल आपको ठक करके ले जा सकता है फ्रॉम फिजिकल स्टेट टू कॉन्शियसनेस स्टेट, बट यू हैव टू बी अवेलेबल टू इट। जैसे जैसे आप सेक्शन 2 खोल पाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ। अब मैं कहीं रास्ते में ट्रैवल करता हूँ, कहीं बाइक चलाता हूँ, कहीं किसी को मिलता हूँ, मेरे साथ एक अजीब चीज़ होती है। मुझे हर जगह पर वो इंसान और उसकी पर्सनैलिटी थॉट्स नहीं प्रोड्यूस करा पाती। आज मैं 4 बैंकों में गया और हर जगह पर मुझे IESM दिखाई दे रहा था, और जो मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे वो फिक्स नहीं हो पा रहे थे, साइलेंस में चला जा रहा था मैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। गुस्सा नहीं आता। आप जैसे जैसे सेक्शन 2B के पास पहुँचते हो, 3 के पास पहुँचते हो, यू गेट मोर एंड मोर फ्री फ्रॉम द बॉडी। और जितना आप बॉडी से फ्री होंगे उतना ही आप ओमनीसेंस के पास होंगे। व्हाट इज ओमनीसेंस? वो स्टेट जिसमें आप सब जगह होते हैं। मैं दूसरों को जब अब देखता हूँ तो मुझे दूसरे नहीं लगते, वो मेरे ही बॉडी का पार्ट लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, फ़िलहाल आप जिंदा हैं क्योंकि आपके अंदर में एक सिंगल सोल है, आप बॉडी में कैद है। लेकिन जब आप बॉडी से अलग होना शुरू होंगे, आप अपनी स्पिरिट को महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर पहली बार आपको समझ में आएगा कि सोल और स्पिरिट दोनों अलग अलग है। सोल वो है जो बॉडी में कैद है, फिर भी फ्री है क्योंकि वो, और स्पिरिट अब उसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बॉडी से फ्री हो चुकी है। तो हम लोग स्पिरिट को बुरा क्यों मानते हैं? लोग बोलते हैं वो तो स्पिरिट गलत वर्ड यूज़ होता है। ये तो ऐसे है जैसे कि आप बॉडी के अंदर फैट को भी फैट बोलते हैं, आप जो घी तेल पड़ा होता है उसको भी फैट बोलते हैं। इट्स अ रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड। जैसे अगर आपको मैं अबे कहूँ या किसी गाली से बोलूँ, वो रॉन्ग वोकैबलरी है। स्पिरिट, एक्चुअल स्पिरिट इज दैट थिंग विच इज़ फ्रीड फ्रॉम द बॉडी। जनुगा कहती है, जब आप, सबसे बड़ा बॉन्डेज है इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ सेंटर्स। जब आप किसी इंसान की किसी बातचीत से या होने वाली किसी घटना से परेशान हो रहे हैं, तो वो घटना से नहीं परेशान हो रहे हैं, आपके ब्रेन में चलने वाले इंटरप्ले ऑफ सेंटर से परेशान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसको प्लीज़ रियलाइज़ करिए। एक आदमी पैदल चलता है, वही आदमी गाड़ी चलाना चाहता है। जब तक गाड़ी चलाने नहीं आती तब तक वो गाड़ी नहीं चला सकता। आप अगर इस बॉडी से फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने IESM के प्ले से फ्री होना पड़ेगा। ये वही प्ले है IESM का आपके माइंड में, जो आपको इस बाहर की दुनिया के साथ दोस्ती दुश्मनी कराता रहता है, कुश्ती कराता रहता है, डिज़ायर और हेट्रेड करवाता रहता है। और उससे फ्री होना 100% पॉसिबल है, लेकिन पहले आपको एहसास होना पड़ेगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं खुश हूँ तब तो मुझे अपना ISM पसंद है, लेकिन जब मैं दुखी हूँ तब मुझे ISM से फ्री होना है। ऐसा नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझिए कि आप एक बहुत खूबसूरत कपड़ा पहनते हैं और लोग आपको तारीफ़ करते हैं तो आप बड़े खुश हैं, लेकिन जब आपका कपड़ा ख़राब होता है तो आपको गुस्सा आता है कि अरे लोग मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं। आपको ऐसा होना चाहिए कि कपड़े से मिलने वाला इज्जत और बेइज्जती दोनों से फ्री होना है। आपका IESM आपको मज़े भी देता है, खुशियाँ नहीं, आनंद नहीं देता, मज़े देता है। उसकी फीलिंग अलग है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो अगर उसमें मिट्टी होती है, किरकिर होती है, तो उसकी फीलिंग अलग होती है, टेस्ट अच्छा नहीं होता है। आनंद की फीलिंग अलग होती है, मज़े की फीलिंग अलग होती है। आपका IESM आपको मज़े देता है और आपको पेन देता है। जब आप इस चीज़ को पकड़ पाएंगे तभी आप अपने बॉडी में डिसिप्लिन ला पाएंगे। हमने 4 स्टेजेस पढ़े थे। जब एक आदमी मेडिटेशन करता है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला, द माइंड रिस्पॉन्ड्स टू दैट विच इज़ सीन। ये भी पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था हमने। जब आप मेडिटेशन नहीं करते, नहीं सीखते, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो आपका माइंड वो है, द माइंड दैट रिस्पॉन्ड्स टू दैट विच इज़ सीन। उसके बाद आते हैं, आप क्लास में आते हैं, सर से मिलते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आपको समझ में आता है बॉस खाना पीना कम खाना चाहिए, योग करना चाहिए, सेक्स और स्लीप के ऊपर रेगुलेशन लाना चाहिए। तो ये है द स्टेज ऑफ माइंड कंट्रोल। और यही कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, आपके थॉट्स के कंट्रोल पे भी जाता है। आपके मन में एक थॉट आता है तो आपको एहसास होता है कि मुझे ये थॉट बोलना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपका माइंड थॉट कंट्रोल में आता है, माइंड कंट्रोल में आता है। थर्ड स्टेज उसके बाद आता है, कौन सा? द माइंड रिस्पॉन्ड्स टू बोथ दैट विच इज सीन एंड थॉट्स प्रोड्यूस्ड। बाहर के इम्पल्स को भी रिस्पॉन्ड करता है और थॉट्स प्रोड्यूस को भी रिस्पॉन्ड करता है। वो स्टेज मेरी 24 आवर्स होती है। बाहर से जो भी इम्पल्स आता है वो, और मेरे अंदर में से जो भी निकलने वाले थॉट्स होते हैं वो, दोनों को मेरा माइंड रिस्पॉन्ड करता है। और ये जो बाहर निकलने वाले जो इम्पल्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं 90%। इसलिए मैं पीसफुल होता हूँ। आपके साथ क्या होता है? बाहर से आने वाले इम्पल्स या तो आपको खुश करते हैं या तो आपको गुस्सा करते हैं, इसलिए आप फंसे रहते हैं। और जब आप थर्ड स्टेज क्रॉस कर लेते हैं तब पहुँचते हैं आप वेयर कॉन्शियसनेस हैज़ गॉट फुल स्वे। फिर फिजिकल बॉडी मालिक नहीं होती और आपको कोई प्रैक्टिस भी नहीं करनी होती। आपके अंदर में कॉन्शियसनेस ही पूरी तरह से मालिक होती है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपका 24 घंटे का केवल एक ही काम होता है, अपने IESM के गेम को समझना और उसमें ना फंसना। जब आप ऐसा कर पाएंगे, सारे पावर्स जो आपको मिलने वाले हैं उसके प्रति पैशनलेस एटीट्यूड रखेंगे। ऐसा रखेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, मिल जाए तो साइड रख देंगे। जब पैशनलेस एटीट्यूड रखेंगे तब सेक्शन 3 और 4 खुलता है और तब जाकर के आपको एक आइसोलेटेड यूनिटी मिलती है जो आकाश की है, जो स्पेस की है। आइसोलेटेड यूनिटी पूरे ब्रह्मांड में भी है, लेकिन फिर भी अकेला सिंगल एंटिटी है। हम इंडिविजुअल हैं, अधूरे हैं। हमारे अंदर में यूनिटी नहीं है। हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा माइंड एक ऐसी रस्सी की तरह है जिसको 3 तरफ से खींचा जा रहा है 24 घंटे। कौन 3 खींच रहे हैं? IES। आइसोलेटेड यूनिटी है जिसमें कोई खिंचाव नहीं है। देयर इज परफेक्ट रिदम, देयर इज परफेक्ट फ्लो। इसके बाद क्या होता है? बहुत ही कमाल की चीज़ है, मैं कल शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए दोस्तों, वैभव को अगर आप मिलना चाहते हैं मेरे साथ, हम लोगों का नागपुर का सेशन 23 और 24 तारीख को है। तुम भी चल रहे हो ना? हाँ। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप अपना नाम, अपना डिटेल्स सेंड कर दीजिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। चिंता मत करिए, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए फटाफट।